गुड मॉर्निंग। ठीक है, जैसा कि बता रखा है कि 38 डे का रिवीजन प्लान है अपना, और पूरा हमने इंट्रो वाले वीडियो में ये बता रखा था कि कैसे कैसे क्या कराना है। फ़िलहाल आप ज़रा देख लें। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो पूरा जो है वो 10 यूनिट है, और अगर हम चैप्टर की बात करें जो 11th और 12th के एनसीईआरटी है वो 38 चैप्टर हैं पूरे। और इसी वजह से ये जो प्लान हम लोगों ने पूरा तैयार किया है ये है 38 डे का रिवीजन प्लान। इसमें जो है पर डे एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, और मान लीजिए अगर चैप्टर बड़ा है तो जब भी वहाँ पे आपको दिखेगा डे में, जैसे डे 1 की अगर हम बात कर रहे हैं और ये बड़ा चैप्टर है तो डे 1 में यहाँ ब्रैकेट में ए करके, फिर इसका अगला जो वीडियो है डे 1 करके ब्रैकेट में बी, और मान लो कुछ ज़्यादा बड़ा चैप्टर है और अगर हम 3 वीडियो उस चैप्टर के ले रहे हैं तो डे 1 करके सी। वीडियो जो है बहुत बड़ा नहीं रखना है ताकि आप आराम से जल्दी जल्दी आप देख करके उसको पूरा प्रॉपर कंप्लीट करें। तो जैसा कि हमने बता रखा है, और इसमें सबसे पहले हम लोग जैसे एनसीईआरटी की यूनिट 1, 2, 3, 4 चलता रहेगा, हम लोग पूरा इसको कंप्लीट करते रहेंगे। तो अगर हम पहले यूनिट की बात करें, और सबको मालूम है एनसीईआरटी की जो पहली यूनिट है उसका नाम है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो जीवों की दुनिया में क्या विविधता है उसी के बारे में पूरा चैप्टर है। और अगर हम बात करें डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की, तो इस यूनिट में जो कि पहली यूनिट है एनसीईआरटी की, इसमें 4 चैप्टर हैं, और ज़रा देखें 4 चैप्टर कौन से हैं। द लिविंग वर्ल्ड इसका पहला चैप्टर, जीवों की दुनिया। दूसरा जो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये है प्लांट किंगडम, और चौथे चैप्टर की अगर हम बात करें तो ये है एनिमल किंगडम। और यहाँ पे चूँकि ये पूरा रैपिड रिवीजन प्रोग्राम है तो हम बहुत ज़्यादा किसी चैप्टर में डिटेल में हर चीज़ नहीं पढ़ने जा रहे। जो एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एकदम पॉइंट टू पॉइंट जिससे सवाल आते हैं, बस वही चीज़ें हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पे एकदम पूरा डिटेलिंग नहीं है, बस ये है कि सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको प्रॉपर मिलते रहेंगे हर एक चैप्टर के। आप उसे देख करके, उस वीडियो को देख करके प्रॉपर आप रिवाइज कर सकते हैं एकदम पूरा। तो यहाँ आते हैं और पहले यूनिट के बारे में हम लोग बात करेंगे। और पहले यूनिट में या कोई भी यूनिट हो, हर एक यूनिट के पहले एनसीईआरटी में एक साइंटिस्ट का बायोग्राफी दिया हुआ है, एक जीवन परिचय दिया हुआ है। अगर हम पहले यूनिट की बात करें तो जिन साइंटिस्ट का बायोग्राफी हमें पढ़ना है उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे और सबसे पहले एक बायोग्राफी पढ़ते हैं। जितने भी साइंटिस्ट यहाँ पे दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, वो बायोग्राफी तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ही। उसके अलावा जो ग्रेगर जॉन मेंडल की जो बायोग्राफी है, जो जेनेटिक्स में आपको पूरा पढ़ाया है, सबको मालूम है ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो पैदा हुए थे 22 जुलाई 1822 में। तो ये सारी चीज़ें आप बाद में पढ़ेंगे। अगर हम एनसीईआरटी के साइंटिस्ट के अलावा अगर किसी साइंटिस्ट की बायोग्राफी हमें याद रखनी है तो वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो हमें हर एक यूनिट से पहले एक बायोग्राफी पढ़नी है। उसके अलावा जेनेटिक्स में वाटसन और क्रिक के अलावा हम लोग ग्रेगर जॉन मेंडल की बायोग्राफी पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ज़रा देखें, जो पहले यूनिट में जो पहला बायोग्राफी यहाँ पे दिया हुआ है वो है अर्नेस्ट मेयर की बायोग्राफी। और ये चूँकि फर्स्ट एनसीईआरटी का सबसे पहला पेज है ये, और सबसे पहली बायोग्राफी है। तो अगर हम सारे बायोग्राफियों में सबसे इम्पॉर्टेंट अगर किसी की बायोग्राफी है तो वो अर्नेस्ट मेयर की है। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी जो साइंटिस्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वहाँ से सवाल नहीं फ्रेम होते हैं, वहाँ से भी सवाल बनते हैं। लेकिन अगर इन सारे साइंटिस्ट में जो एनसीईआरटी में जो 10 यूनिट है, अगर हम सारे साइंटिस्ट की बात कर लें तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बायोग्राफी है वो अर्नेस्ट मेयर की है। और फोटो सब लोगों ने देख के पहचान लिया होगा, और सब लोग पहचानते होंगे उस फोटो में अर्नेस्ट मेयर को। फोटो सबने जरूर देखा होगा अर्नेस्ट मेयर का। ये जरा देखें, ये अर्नेस्ट मेयर का फोटो है।
सब लोग पहचानते भी हैं। इधर आ जाएं और ज़रा इनके बारे में कुछ खास बातें हम लोग करें। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम लोग ज़रूर जानना चाहेंगे इनके बारे में। अर्नेस्ट मेयर के बारे में अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के बारे में बात करें तो पूछा जाता है कि 20वीं शताब्दी का डार्विन कौन है। तो अगर हम 20वीं सेंचुरी के डार्विन की बात करें तो 20वीं शताब्दी के जो डार्विन हैं वो अर्नेस्ट मेयर ही हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा भी जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि 20वीं शताब्दी का डार्विन कौन है। तो 20वीं शताब्दी के डार्विन जो हैं वो अर्नेस्ट मेयर हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, जरा देख लें आप। अर्नेस्ट मेयर, और अर्नेस्ट मेयर जो हैं वो 20वीं शताब्दी के डार्विन कहे जाते हैं। अच्छा, अगर हम 4 डार्विन की बात करें तो 4 डार्विन जो हैं वो 19वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। और 4 डार्विन जिन्होंने दिया था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो डार्विन समकालीन हैं। वो 20वीं नहीं, वो 19वीं शताब्दी के हैं। जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं वो 19वीं शताब्दी के हैं, बिल्कुल सिमिलर जैसे ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं 19वीं शताब्दी के हैं, वैसे ही डार्विन जो हैं वो भी 19वीं शताब्दी से बिलोंग करते हैं। सवाल आप ध्यान से सुने, 20वीं शताब्दी का डार्विन कौन है? तो 20वीं शताब्दी के डार्विन जो है वो अर्नेस्ट मेयर हैं। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। अर्नेस्ट मेयर के बारे में अगर हम बात करें, अर्नेस्ट मेयर जो हैं वो पैदा हुए थे 5 जुलाई 1904 में, जर्मनी में एक जगह है कैम्पटन में। तो पहले पॉइंट में 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी, आप याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हमने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में अर्नेस्ट मेयर जो हैं वो पैदा हुए थे। अगले पॉइंट में आ जा रहा रखें, अर्नेस्ट मेयर जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ये इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं। याद रखना है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। और ये कहा जाता है अगर आप दुनिया के 100 महानतम साइंटिस्ट का अगर एक आप लिस्ट तैयार करें तो उसमें से एक नाम अर्नेस्ट मेयर का भी होगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। अब तक जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं, अगर हम 100 साइंटिस्ट का एक प्रॉपर लिस्ट तैयार करें तो एक नाम इसमें अर्नेस्ट मेयर का भी होगा। अर्नेस्ट मेयर जिसे 20वीं शताब्दी का डार्विन बोला जाता है, और अर्नेस्ट मेयर पैदा हुए थे 5 जुलाई 1904 कैम्पटन जर्मनी में, और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। जरा देखना, इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट और साइंस को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जरा देखना कब ज्वाइन किया था? 1953 में। 1953 में इन्होंने फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस को ज्वाइन किया था। और ये जरा देखना 1975 में वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हुए थे। तो कब ज्वाइन लिया था? 1953 में फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंस में, और 1975 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। ध्यान से जरा सुने, जब वो रिटायर हुए थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तो उन्हें एक संज्ञा दी गई, एक उपाधि दिया गया और उन्हें बोला गया अलेक्जेंडर अगासी। तो उन्हें अलेक्जेंडर अगासी, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफेसर हुआ किए हैं पहले पास्ट में, तो उनके ही जैसा महान बताया गया अर्नेस्ट मेयर को जब वो रिटायर हुए थे 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जब वो रिटायर्ड हुए थे तो उन्हें जरा देखना क्या संज्ञा मिला था? अलेक्जेंडर अगासी कहा गया था अर्नेस्ट मेयर को। आगे आजा जरा देखना, अगला इंपॉर्टेंट सवाल अर्नेस्ट मेयर के लिए। अर्नेस्ट मेयर ने ही
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज का दिया है। इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज का किसने दिया है, तो वो अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। और ये जरा देखें, बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज की बात करें जो कि अर्नेस्ट मेयर ने दिया है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। हम कहें कि वो कुछ पे बेस्ड है, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट स्पीसीज का वो बेस्ड होता है। ये जरा देखें, ये आपको ऑप्शन में मिलेगा, दिखेगा, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है, कई बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है ये, तो आप याद रखेंगे किस पे बेस्ड है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे बेस्ड होता है, इंपॉर्टेंट है। तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज दिया है अर्नेस्ट मेयर ने, जो कि बेस्ड है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पे। चल, 80 साल का कैरियर रहा है अर्नेस्ट मेयर का, जो साइंटिफिक कैरियर रहा है, जो पूरा उनका 80 साल का लगभग अर्नेस्ट मेयर का। ये जरा देखना, ये इन बायोलॉजी के ब्रांचेज या फील्ड में ही जो है वो निहित रहा है। अब ध्यान से जरा सुनना क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है जी स्टॉप, जी स्टॉप लिखा हुआ है। और ध्यान से जरा सुने क्या है यहाँ पे, जेड फॉर है जो जियोग्राफी, ई फॉर है यहाँ पे इवोल्यूशन, एस फॉर है यहाँ पे सिस्टमैटिक्स, आगे हम जानेंगे क्या होता है सिस्टमैटिक्स, टी फॉर है टैक्सोनॉमी, ओ फॉर है ऑर्निथोलॉजी, बर्ड की स्टडी, एंड पी फॉर है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। याद रखेंगे आप, जी स्टॉप लिखा हुआ है, जी स्टॉप है। तो 80 साल का जो साइंटिफिक कैरियर रहा है अर्नेस्ट मेयर का, ये इसी फील्ड के इर्द गिर्द घूमता रहा है। जी स्टॉप हमने बता दिया, जी स्टॉप का क्या मतलब है। अगला आ जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इनके लिए, अर्नेस्ट मेयर के लिए। और अर्नेस्ट मेयर को ये जरा देखें, 3 प्राइज है जो इन्हें मिला हुआ है, और इसी को नाम दिया जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो इसे बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। किसे बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी? ध्यान से जरा सुने, लिखा हुआ है बाइक, BIC, अर्नेस्ट मेयर की बाइक है ये BIC। और BIC है क्या, इसको जरा देखना। एक है यहाँ पे बाल्जन प्राइज, दूसरा है यहाँ पे यहाँ पे इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, और तीसरा है यहाँ पे क्रैफोर्ड प्राइज। तो आप याद रखेंगे BIC बाइक, तो B फॉर बाल्जन प्राइज, I फॉर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, एंड C फॉर क्रैफोर्ड प्राइज है। इन्हीं तीनों को जरा देखना किस नाम से जाना जाता है, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये। 1983, 1994, 1999। तो 3 प्राइज है यहाँ पे, बाल्जन प्राइज हो गया, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी हो गया, क्रैफोर्ड प्राइज हो गया। ये ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है। और 100 साल के उम्र में इनका देहांत हो गया अर्नेस्ट मेयर का। ये जरा देखें, 1904, 100 साल जोड़ें जरा, तो 2004 में इनका डेथ हो गया।
ये है एक इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी अर्नस्ट मेयर की। इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, पहले चैप्टर पे आते हैं। और पहला चैप्टर जो है हमारा वो है लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड हमारे यूनिट का नाम है। हम पहला चैप्टर अब कवर करेंगे यहाँ पे बहुत जल्दी। और ये है द लिविंग वर्ल्ड, जीवों की दुनिया। और चैप्टर को 2 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। और पहला पार्ट है, हम ज़रा देखें, पहला पार्ट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है। और इस चैप्टर का दूसरा जो पार्ट है वो हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमी हेडिंग में। तो अभी इसके पहले पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज लिविंग, ये एनसीईआरटी की हेडिंग। इसको जरा एक्सप्लेन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज लिविंग से हर साल एक सवाल लगभग जो है वो आता है, व्हाट इज लिविंग से। तो लिविंग क्या है, जीव क्या है, जीवन क्या है, सजीव क्या है। अगर हम कहें कि आप डिफाइन करें कि लिविंग क्या है, तो लिविंग को डिफाइन करना बहुत कठिन है। लिविंग को डिफाइन नहीं किया जा सकता है आसानी से। अगर हम आपसे पूछें कि लिविंग क्या है, तो आप कहेंगे लिविंग जो है वो ग्रोथ करता है, लिविंग में जो मेटाबॉलिज्म होता है, लिविंग में जो है रिप्रोडक्शन होता है। आपने अगर ज़्यादा पढ़ रखा है तो आपने कहेंगे रेप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, वो एडेप्टेशन शो करते हैं, होम्योस्टेसिस होती है, ढेर सारे फिनोमिना आप बताना शुरू कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपसे ये कहा जाएगा व्हाट इज लिविंग, जैसे हमसे कोई पूछता है कि लिविंग क्या है, तो हम करते क्या हैं, हम तुरंत जो है लिविंग के जो फीचर हैं, जो लक्षण हैं, वो गिनाने शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे एनसीईआरटी में भी व्हाट इज लिविंग में वो जो लक्षण है सजीवों के, लिविंग बीइंग के, उसी को वो काउंट कर रहा है। और वही जो है वो हमारे लिए सवाल है। फिलहाल अगर हम कहें भाई, अगर डिफाइन करने के लिए आप कैरेक्टर से ही बताएंगे क्या लिविंग है, तो हम आपसे ये कहें कि आप बता दो कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है लिविंग बीइंग का वो क्या है। हम कहें बस एक आप बताओ, ये नहीं कि आप रिप्रोडक्शन भी बता दो, ग्रोथ भी बता दो, मेटाबॉलिज्म बता दो, कॉन्शियसनेस बता दो, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, होम्योस्टेसिस, ये सब नहीं। हम कहें बस एक बात आप बता दो कि सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है वो लिविंग बीइंग का क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो है लिविंग बीइंग का वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और आपने साइटोलॉजी में पढ़ रखा है कि लिविंग बीइंग कहलाने के लिए हमने बताया था एक कंप्लीट सेल से छोटा, एक कंप्लीट सेल से छोटा लाइफ को या लिविंग बीइंग को डिफाइन नहीं कर सकता है। जब एक कंप्लीट सेल से छोटा लाइफ या लिविंग बीइंग को डिफाइन नहीं कर सकता है, तभी तो साइटोलॉजी के हमारे पहले चैप्टर का नाम क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन का आधार। तो हम कहें कि एक बात आप बता दो, एक बात आप बता दो। हम मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहें लिविंग मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे हैं, हम कहें एक बात आप बता दो जिससे कंफर्म हो जाए कि हाँ लिविंग है, तो आप कहोगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है लिविंग बीइंग होने के लिए, वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले आएगा, बाकी सारे फीचर जो हैं उसके बाद में आएंगे। अच्छा, तो अगर हम व्हाट इज लिविंग में अगर कैरेक्टर ही बताना है तो आप जरा देख लें कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले जो कैरेक्टर आएगा लिविंग बीइंग का वो होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल होगा, और सेल होगा तो प्रोटोप्लाज्म होगा, और प्रोटोप्लाज्म होगा तभी आप मेटाबॉलिक रिएक्शन के बारे में बात कर पाएंगे। अभी आगे हम पढ़ने जा रहे हैं।
मेटाबॉलिज्म हो गया, कॉन्शियसनेस हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन इसका कैरेक्टर होगा, ठीक है, एडाप्टेशन हो गया, होम्योस्टेसिस हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जीन एक्सप्रेशन, ये सारे जो हैं वो लिविंग बीइंग के कैरेक्टर हैं। और एनसीईआरटी में ये जरा देखें, इतना एक्सप्लेन कर रहा है, सेलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन। तो इसके बारे में जरा हम लोग बात करते हैं एक एक करके। और सबसे पहले जरा देखते हैं ग्रोथ के और रिप्रोडक्शन के बारे में। जरा लिविंग के कैरेक्टर फीचर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। फिलहाल सेलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट है लिविंग बीइंग कहलाने के लिए। बिना सेल के लाइफ जो है वो पॉसिबल है ही नहीं। यहाँ जाते हैं ग्रोथ में। ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें तो अगर हम आपसे कहें कि ये बताओ ग्रोथ जो है वो लिविंग में होता है कि नॉन लिविंग में, तो आप कहेंगे यार दोनों में होता है। बिल्कुल सही बात है, ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी होता है और नॉन लिविंग में भी होता है। नॉन लिविंग भी ग्रोथ करता है, लेकिन हाँ जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो भी ग्रोथ करते हैं। कहने का मतलब ग्रोथ जो है वो फंडामेंटल फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रोथ जरूर करेगा। तो बिना किसी एक्सेप्शन के जितने भी लिविंग बीइंग हैं वो ग्रोथ शो करते हैं। पहले पार्ट में आ जाए, देखिए लिखा हुआ है फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। कोई एक्सेप्शन नहीं है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ग्रोथ जो है वो जरूर करेगा। चलो ये जरा देखें, एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ध्यान से सुनना जरा। नंबर का बढ़ना ग्रोथ है, नंबर का बढ़ना ग्रोथ है कि साइज का बड़ा होना ग्रोथ है? जैसे ये देखें, एक में जरा देखना क्या हुआ है। एक में जो है वो नंबर बढ़ा है और दूसरे में जरा देखना है यहाँ पे साइज, दैट मीन्स इसका मास। तो अगर हम आपसे कहें कि नंबर का बढ़ना ग्रोथ है कि मास का बढ़ना ग्रोथ है, तो आप कहेंगे कि नंबर का इंक्रीज होना, नंबर बढ़ना भी ग्रोथ है और मास का बढ़ना जो है वो भी ग्रोथ है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से जरा सुनना। अगर हम कहें कि आप ट्विन कैरेक्टर, जुड़वा कैरेक्टर आप बता दो ग्रोथ के, तो वो क्या होगा? इंक्रीजेज इन नंबर एंड इंक्रीजेज इन मास। तो मास और नंबर बढ़ना जो है वो ट्विन कैरेक्टर बोला जाता है ग्रोथ का। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हम कहें कि बता दो कि ट्विन कैरेक्टर ग्रोथ का क्या है, तो ग्रोथ का जो ट्विन कैरेक्टर है वो नंबर का बढ़ना और मास का बढ़ना। तो सबसे पहला आपको बताया फंडामेंटल फीचर है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कोई एक्सेप्शन नहीं है। नंबर का बढ़ना, मास का बढ़ना दोनों ग्रोथ है और इसको ग्रोथ का ट्विन कैरेक्टर कहा जाता है। चलो, जैसा कि आपने अभी बताया कि ग्रोथ जो है वो लिविंग में भी होता है, ग्रोथ जो है वो नॉन लिविंग में होता है। क्या बेसिक डिफरेंस है जरा इसको समझते हैं। ये जरा देखें, सबसे पहले हम लोग नॉन लिविंग में जरा ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं। नॉन लिविंग में होने वाला जो ग्रोथ है वो एक्सट्रिंसिक है। एक्सट्रिंसिक कहने का मतलब जो है ग्रोथ जो है वो एक्सटर्नली हो रहा है। जैसे बहुत आसानी से हम समझ लेते हैं, जैसे ये जरा देखना, सैंड ड्यून,
बालू का एक टीला बन जाना। जैसे यहां पे जरा देखें, पहले सैंड के कुछ पार्टिकल जो है वो कलेक्ट हुए। यहां से मान लो इधर से अगर हवा चल रहा है तो धीरे धीरे सैंड पार्टिकल इधर से उड़ के आएंगे और इस पे डिपॉजिट होते जाएंगे। जरा देखें, बाहर से आके ये बालू के कण जो हैं इस पे डिपॉजिट हो रहे हैं, लगातार डिपॉजिट हो रहे हैं। ऐसे करते करते जरा देखना क्या बन गया, एक पूरा बालू का टीला बन गया। तो आपने क्या देखा कि ये भी तो आखिर ग्रोथ हुआ ना, लेकिन ये ग्रोथ जो है वो क्या है, वो एक्सट्रिंजिक है। तो नॉन लिविंग का जो ग्रोथ है वो क्या होता है, वो एक्सट्रिंजिक ग्रोथ होता है। ध्यान से सुना जरा, नॉन लिविंग में जो एक्सट्रिंजिक ग्रोथ होता है इसका एक नाम है, इसको एक्रीजन के नाम से जाना जाता है। तो नॉन लिविंग का जो एक्सट्रिंजिक टाइप का जो ग्रोथ पैटर्न है उसे एक्रीजन कहा जाता है। कुछ एग्जांपल जरा देख लें, बालू का टीला तैयार हो जाना, क्रिस्टल का ग्रोथ होना, और ये जरा देखना स्नो का ग्रोथ होना, बर्फ का एक टीला बन जाना, एक पहाड़ जैसा बन जाना, तो स्नो माउंटेन, क्रिस्टल का ग्रोथ, बालू का टीला बन जाना, ये सब नॉन लिविंग में ग्रोथ के एग्जांपल हैं। नॉन लिविंग का जो ग्रोथ है वो एक्सट्रिंजिक है और एक्सट्रिंजिक ग्रोथ को नाम दिया जाता है एक्रीजन। क्या बोला जाता है, एक्रीजन कहा जाता है। अब इधर आ जाओ, ग्रोथ लिविंग में ग्रोथ आपको मालूम है सबसे पहले नंबर पे लिखा फंडामेंटल फीचर है, जरूर होगा, लिविंग है तो जरूर होगा, ग्रोथ जरूर होगा, कोई एक्सेप्शन ही नहीं है इस बात का। तो लिविंग में तो ग्रोथ होना ही होना है। ध्यान से जरा सुना, लिविंग का जो ग्रोथ है वो इंट्रिंसिक है, सेल के अंदर से मटेरियल बनेगा, सेल के अंदर से मटेरियल बनना है, सेल के अंदर से मटेरियल बनेगा, इंट्रिंसिक ग्रोथ है। ध्यान से सुना जरा, इंट्रिंसिक टाइप के ग्रोथ पैटर्न को बोला जाता है इनटू ससेप्शन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से जरा सुना, इनटू ससेप्शन कहा जाता है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक पैटर्न ग्रोथ है वो जो है एक्रीजन के नाम से जाना जाता है। चलें ये जरा देखना, अगर आप यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर लें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही है। ध्यान से सुना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना हो तब भी डिवाइड हो जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन करना हो तभी डिवाइड हो जाता है। तो उसको चाहे रिप्रोडक्शन करना हो और चाहे उसको ग्रोथ करना हो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, तो डिवाइड होता है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही है। इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं है। चाहे ग्रोथ करना हो चाहे रिप्रोडक्शन करना हो, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इधर आ जाएं और ध्यान से जरा सुने, ये 5 फीचर जो है अनसर्टेन प्लेन है और हर एक के लिए वो आखिरी में ये पूछता है कि बता दो कि ये जो फीचर तुम पढ़ के आ रहे हो वो डिफाइनिंग फीचर, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की है कि नहीं है। तो यहां आ जाओ, ग्रोथ के बारे में जरा बात कर लो। ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग बीइंग का कि नहीं है? क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है नो। लेकिन आप कहेंगे तो ये आपने लिखा है कि फंडामेंटल फीचर है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का बिना किसी एक्सेप्शन के। बिल्कुल सही बात, अगर लिविंग बीइंग है तो ग्रोथ जरूर होगा, एकदम बिल्कुल सही बात है, इस बात का कोई एक्सेप्शन ही नहीं है। लेकिन ये जरा देखना, नॉन लिविंग भी तो ग्रोथ कर रहा है। जब नॉन लिविंग ग्रोथ कर रहा है तो आप खुद बता दो कि कैसे ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर हो सकता है। ग्रोथ लिविंग का फीचर है लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों कहोगे? क्योंकि नॉन लिविंग भी तो ग्रोथ शो कर रहा है। डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी होने के लिए, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो, डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी होने के लिए क्या होना चाहिए? पहली बात कि वो लक्षण, वो फीचर नॉन लिविंग में न पाया जा रहा हो। पहली बात क्या सुना? कि वो फीचर जो है वो नॉन लिविंग में न पाया जा रहा हो। और दूसरा, लिविंग बीइंग में उसका कोई एक्सेप्शन न हो। तो लिविंग बीइंग में
कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, लिविंग बीइंग में कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, और नॉन लिविंग में वो कैरेक्टर पाया नहीं जाना चाहिए, वही जो है वो डिफाइनिंग फीचर या प्रॉपर्टी बन पाएगा। एकदम क्लियर हुआ होगा आपका। और आप इधर देख लें, अब इसका आंसर करना बहुत आसान है। इज ग्रोथ इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग? नो, बिकॉज कि ग्रोथ इज आल्सो रिपोर्टेड इन नॉन लिविंग। तो जब नॉन लिविंग में है तो नहीं हो सकता है। तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग फीचर लिविंग बीइंग का नहीं है। एक और इंपॉर्टेंट सवाल जरा ध्यान से सुना, इज, ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज, intrinsic growth is defining feature of living being। क्या intrinsic growth जो है वो living being का defining feature है? तो ये जरा देखें, इसका आंसर S। तो intrinsic growth जो है वो living being का defining feature है, जबकि अगर सिर्फ ग्रोथ कहेगा तो वो लिविंग का डिफाइनिंग फीचर नहीं होगा। आप ध्यान से देख लें, इंपॉर्टेंट है। ट्विन कैरेक्टर क्या है ग्रोथ के, क्या बताओगे? नंबर का बढ़ना, मास का बढ़ना जो है वो ट्विन कैरेक्टर है। अगले पे आते हैं, तो ग्रोथ को कंप्लीट कर लिया। इधर आ जाओ, अगले पे जरा देखें, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पूरा यूनिट हमने पढ़ रखा है, और आपको मालूम है रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर चाह रहा है कि वो कॉन्टिन्यूटी अपने आप को अर्थ पे लगातार बनाए रखे, कोई ऑर्गेनिज्म जो चाह रहा है कि लगातार वो अर्थ पे अपने आप को बनाए रखे, तो उसे इस प्रोसेस से, इस बायोलॉजिकल प्रोसेस से गुजरना होगा। और वो बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसकी सहायता से कोई ऑर्गेनिज्म लगातार अपने आप को अर्थ पे बनाए रखे, वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और आपने पढ़ा भी था, दो बेसिक पार्ट में, दो ब्रॉड कैटेगरी में हमने डिवाइड किया था रिप्रोडक्शन को, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ढेर सारे डिफरेंस बताए थे, और हमने ये भी बताया था कि इस अंतर से, इस डिफरेंस से हर साल नीट में एक सवाल आता है, आपको याद कराया था। जैसे हमने कहा था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। दो पेरेंट की रिक्वायरमेंट इस वजह से नहीं है क्योंकि गैमेट का फ्यूजन जो है वो जरूरी नहीं है, गैमेट का बनना जरूरी है ही नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि हमने ये कहा था कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो बाई पेरेंटल होता है ज़्यादातर, मोस्टली, लेकिन हाँ यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। तो पहला डिफरेंस हमने यही बताया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल भी हो सकता है और यूनिपेरेंटल भी हो सकता है। और हमने क्या बताया था, गैमेट का फॉर्मेशन। तो गैमेट का फॉर्मेशन तो देखो दोनों में हो सकता है, एसेक्सुअल में भी हो सकता है और सेक्सुअल में भी हो सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है, वो होता है गैमेटिक फ्यूजन। तो गैमेट का फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ, गैमेट का फ्यूजन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन तो सकता है लेकिन गैमेट का फ्यूजन नहीं हो सकता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस इन्वॉल्व होता है, सिंपल माइटोटिक डिवीजन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबको मालूम है मियोसिस इन्वॉल्व होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत सिंपल होता है, बहुत फास्टर होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो होता है। तो यहाँ और इस चैप्टर में जरा देखें क्या कह रहा है। तो ये देखें, यूनिपेरेंटल या बाई पेरेंटल, डैट मीन आप समझ रहे हैं सेक्सुअल या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है और उससे मिलते जुलते प्रोजेनी इंडिविजुअल का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है, मिलते जुलते प्रोजेनी इंडिविजुअल का जो फॉर्मेशन हो रहा है। और बताया था, जब आपने जेनेटिक्स का इंट्रो चैप्टर पढ़ा था तो बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले इंडिविजुअल को ऑफस्प्रिंग का नाम दिया जाता है। तो ये सब आपने पढ़ रखा है।
यहाँ जरा देख लें, ए सेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सिमिलर मिलते जुलते इंडिविजुअल प्रोजेनी का जो है फॉर्मेशन, ये जो है वो रिप्रोडक्शन है। कई तरीके के मोड हो सकते हैं सेक्सुअल और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपने पूरा डिटेल में पढ़ रखा है। फिलहाल ये चैप्टर मान लें कि ये रिप्रोडक्शन की समरी बता रहा है। जैसे जरा देखें, रीजनरेशन हो सकता है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल स्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, फ्रेगमेंटेशन हो सकता है। तो ये सवाल मैचिंग कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान से सुन लें। अगर हम कहें बताओ कि रीजनरेशन, एनसीईआरटी में जो एग्जांपल दिया है यहाँ पे वो है प्लेनेरिया। इसके अलावा स्पॉन्जेस में, हाइड्रा में भी रीजनरेशन जो है वो पाया जाता है। ये हो गया एनसीईआरटी का एग्जांपल, ट्रू रीजनरेशन करके बता रहा है। इसके अलावा जरा ये देख लें आप, स्पॉन्ज में और हाइड्रा जो है उसमें भी रीजनरेशन होता है। सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर प्लांट किंगडम में पूरा डिटेल में हमें जानना है। सीधे एग्जांपल आप देखें जरा, सेक्सुअल और ये सेक्सुअल स्पोर जो है वो फंजाई में पाया जाएगा। इधर आ जाएं, अगर आप बडिंग की बात करें, बड की बात करें तो सबसे पहला जो ख्याल आता है वो हो गया ईस्ट हो गया, जो कि फंगस ही है। स्मॉलेस्ट यूनिसेलर फंगस होता है, फंजाई है ईस्ट, सबको मालूम है। एस्कोमाइसिटीज का जो है मेंबर है ये, ईस्ट हो गया। इसके अलावा बडिंग रिप्रोडक्शन में बताया था, याद रखेंगे, स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, जैसे कि स्पॉन्जिला, उसमें भी बडिंग होता है, इंटरनल बड होता है, बताया है, बता रखा है, फोटो भी दिया हुआ है। और हाइड्रा जो है उसमें भी बडिंग होता है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इधर आ जाएं, फ्रेगमेंटेशन। फिलामेंटस एल्गी, फंजाई और मांस में एक ग्रीन फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है प्रोटोनिमा। ये मैचिंग कॉलम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, आप याद रखेंगे। चला फिर एकदम सिमिलर वही सवाल, इज रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर, इज रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। क्या आंसर होगा इसका? नो। नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। नॉन लिविंग जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, बिल्कुल सही बात है। लग तो ऐसा रहा है कि हम बोल रहे कि हाँ डिफाइनिंग फीचर है रिप्रोडक्शन, लेकिन दो बातें हैं, अभी आपको बताया है दो बातें। वो क्या है? दो बात है, एक ये है कि लिविंग बीइंग में उसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। नॉन लिविंग ना हो ठीक है, नॉन लिविंग ना हो, नॉन लिविंग में नहीं है ठीक है, लेकिन ये भी तो है कि लिविंग बीइंग में इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आपको मालूम है, वर्कर बी की बात करें, मधुमक्खी में, वी में, वर्कर बी क्या है? स्टेराइल है। कहने का मतलब कुछ लिविंग्स हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, और जब एक्सेप्शन आ गया तो ये डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है। नो, तो रिप्रोडक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर लिविंग बीइंग का नहीं हो सकता है। कहें क्यों? तो आप ये कहेंगे क्योंकि इस बात के एक्सेप्शन हैं। वर्कर बी, हनी बी में जो वर्कर बी है, म्यूल और हिन्नी जैसे जो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होते हैं, एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल बताया था
जब हम लोग पढ़ रहे थे ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में इनफर्टाइल कपल की डिफिनीशन बताई थी। कोई मैरिड कपल है, 2 ईयर से अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में है, लेडी जो है वो कंसीव नहीं कर पा रही है, तो बोल दिया जाता है कि कपल जो है वो क्या है, वो इनफर्टाइल है। तो ये जरा देखना, वर्कर भी म्यूल और हिन्नी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो हैं आप देख रहे हैं ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। और अगर रिप्रोडक्शन का एक्सेप्शन आ गया तो रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग फीचर हो सकता है लिविंग बीइंग का? नो। तो हमने ग्रोथ कंप्लीट किया और रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया। अब इसके बाद से मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस देखेंगे। ठीक है, कैरेक्टर के नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को जरा एक साथ देखते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो आपको मालूम है स्मॉलेस्ट जो लिविंग यूनिट है, जो लाइफ का बेसिस है, लाइफ का बेसिस जो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो बेसिक यूनिट जो है वो सेल है। सेल का एग्रीगेशन जो है वो टिश्यू बनाता है। टिश्यू का जो एग्रीगेशन है वो बनाएगा आर्गन। आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम और आर्गन सिस्टम के बाद पूरा का पूरा जो है ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होगा, बिना सेल के लाइफ डिफाइन हो ही नहीं सकता है। इधर आ जाएं और अगर आप सेल की बात करें, आप पूरा साइटोलॉजी पढ़ लिए हैं, अगर मान लो अगर हमने ये मान लिया कि ये सेल का मेम्ब्रेन है तो ये पूरा पार्ट आपको मालूम है ये हो गया साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में जो है वो ऑर्गेनेल्स हैं और इसी साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म है उनमें जो है वो डिफरेंट टाइप के जो केमिकल रिएक्शन जो हैं वो परफॉर्म होते हैं। जैसे 2 ऑर्गेनेल लेते हैं, 2 एग्जांपल लेते हैं तो और क्लियर होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। जरा इसको आप जरा ध्यान से देख लें। हम रफली इसमें एक डायग्राम ले रहे हैं। सब लोग पहचान लिए होंगे, ये डबल मेम्ब्रेन है, सबको मालूम है। ये हमने क्लोरोप्लास्ट बनाया है और यही जरा देखें, ये सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हमने बना दिया। ये हमने यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। ध्यान से जरा सुने। और सबको मालूम है कि क्लोरोप्लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और डिफरेंट एंजाइम लगते हैं तो फिर जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये जरा देखना, यही ग्लूकोज जरा देखना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, डिफरेंट एंजाइम लगते हैं और लार्ज नंबर ऑफ एटीपी जो है वो प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा ये साइटोप्लाज्म में जरा देखना, डिफरेंट अमीनो एसिड जो है वो एंजाइम की सहायता से, नाम ऑलरेडी आपको मालूम है पेप्टाइड ट्रांसफरेज नाम है, और बन क्या जाता है, एक पूरा एक पॉलीपेप्टाइड का जो है वो चैन बन जाता है। दैट मीन्स प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हमने देखा कि डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं। यहाँ जरा देखना, अगर हम इस रिएक्शन की बात करें जहाँ पे
दो अलग अलग मॉलिक्यूल एग्रीगेट होकर के एक नया बिगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए हैं, और ऐसे ही रिएक्शन को बोला जाता है एनाबोलिक रिएक्शन। तो एनाबोलिक रिएक्शन, जबकि ये जरा देखना, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड में वाटर में ब्रेक हो गया और एटीपी का फॉर्मेशन हुआ, और ऐसे रिएक्शन को कहा जाता है कैटाबोलिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है? कैटाबोलिक रिएक्शन। यहाँ जरा देखें, ये अमीनो एसिड जो है, कई अमीनो एसिड सब यूनिट जो है वो मिलकर के प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया। ये भी जो है वो एनाबोलिक रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा। ध्यान से जरा सुनना। विद इन द सेल के अंदर जितने टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं उनको आपस में आप मर्ज कर दें तो मेटाबॉलिज्म होगा। दैट मीन्स, ध्यान से जरा सुने, मेटाबॉलिज्म बराबर एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला करके जो है वो मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अच्छा, और फिर वही सवाल, इज metabolism is defining feature or property of living being। क्या आंसर होगा? चलो ध्यान से देखें। एस, मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। क्या बताया है? नॉन लिविंग में वो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, वो फीचर नहीं होना चाहिए, और लिविंग बीइंग में उस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा है ही नहीं कि जिसमें सेल ना हो और उसमें मेटाबॉलिज्म ना हो। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म इसी में ऐड कर दे रहे हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मेटाबॉलिज्म दोनों जो हैं वो डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग के, याद रखना है। दोबारा जरा देखें, हम कहें क्या है मेटाबॉलिज्म तो आप कहेंगे विद इन द सेल के अंदर जितने टाइप के रिएक्शंस है सबका सम जो है, तो कितने टाइप के रिएक्शन हैं? कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन। तो कैटाबोलिक रिएक्शन और एनाबोलिक रिएक्शन दोनों का जो सम है वो मेटाबॉलिज्म होगा, और इस बात का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। अब आते हैं कॉन्शियसनेस पे। कॉन्शियसनेस पे आते हैं, इसके लिए जरा देखना, एक फ्लो डायग्राम हमने बनाया है। ये डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं। ये डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट, एनिमल, सब ऐसे ही एक रफ डायग्राम से दिखाया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये यहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुलाई दिखाया गया है। स्टिमुलस है क्या? स्टिमुलस होता है एनर्जी का चेंज। आपने नर्वस सिस्टम पढ़ा है तो आपको प्रॉपर आपको मालूम है थ्रेशोल्ड और ये सारे फायरिंग लेवल, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिलहाल एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल में टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया। तलाश वाटर कई बार बताया है, एबायोटिक कंपोनेंट में नाम ये तलाश वाटर, तो ये फिजिकल हो गया। केमिकल जैसे डिफरेंट टाइप के ड्रग्स हो गए, पेस्टिसाइड हो गया, हर्बिसाइड हो गया और पॉल्यूटेंट मान लो। बायोलॉजिकल सिमिलर या कोई दूसरे टाइप का जो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। दैट मीन्स एक्सटर्नल स्टिमुलस, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ये हो सकता है। और ये जरा देखना, इन्हीं फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल जो स्टिमुलस है, अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे अगर अवेयर है,
अगर वो उससे अवेयर है। कैसे पता चलेगा कि वो एक्सटर्नल स्टिमुलस से अवेयर है? पता चलेगा ऐसे कि वो क्या करेगा, वो उन एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पांस करेगा। एक्सटर्नल स्टिमुलाई का अगर रिस्पांस कर रहा है ऑर्गेनिल, तो इसी को कहा जाता है कि ऑर्गेनिल अपने सराउंडिंग से अवेयर है। और अगर ऐसा है, अगर ऑर्गेनिल अपने सराउंडिंग से अवेयर अगर है, तो फिर कहेंगे कि ऑर्गेनिल जो है वो कॉन्शियस है। क्या है? कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियस है। और ऑर्गेनिल के इसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कॉन्शियसनेस। क्या बोला जाता है? कॉन्शियसनेस। और ये जो कॉन्शियसनेस है वो फिर हम कहेंगे ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही है, ये सेल की वजह से है, ये सेल में प्रोटोप्लाज्म की वजह से है, ये सेल में जो डिफरेंट ऑर्गेनेल है वो उसकी वजह से है। तो सराउंडिंग से अवेयर होना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पांस करना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई का रिस्पांस करना, जैसे अलग अलग ब्रीडिंग सीजन है एनिमल का, अलग अलग ड्यूरेशन है, फोटो पीरियड है प्लांट में, फ्लोरिंग के लिए आपने पढ़ा है शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट, एग्जाम्पल भी याद करा रखे हैं। और ब्रीडिंग के बारे में भी आप जानते हैं, एनिमल में ब्रीडिंग के बारे में पॉलीस्ट्रस, मोनोस्ट्रस, ये सब आपने पढ़ रखा है। तो कहने का मतलब है कि अलग अलग जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है उसका लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर उससे अवेयर है, उसका रिस्पांस कर रहा है, तो कहेंगे कि ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉन्शियसनेस है। और इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है कॉन्शियसनेस। क्या बोला जाता है? कॉन्शियसनेस बोला जाता है। और लिविंग बीइंग में इस बात का कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर सेल है, एक सेल है, एक कंप्लीट सेल है, तो जरूर वो कॉन्शियसनेस जो है वो जरूर रखेगा। तो लिविंग बीइंग में कोई इसका एक्सेप्शन नहीं है। नॉन लिविंग जो है वो कॉन्शियसनेस शो नहीं करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये डिफाइनिंग फीचर या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग का कॉन्शियसनेस। तो सारे के सारे लिविंग बीइंग जो हैं वो कॉन्शियस हैं। ह्यूमन बीइंग भी जो है वो कॉन्शियस है, लेकिन ह्यूमन बीइंग थोड़ा स्पेशल टाइप का कॉन्शियस है। और इसको जरा देखें, क्या बोला जाता है? सेल्फ कॉन्शियस है। तो हम कहें कि ह्यूमन बीइंग जो है उसके लिए क्या प्रॉपर्टी आप एक्सटर्नल स्टिमुलाई के रिस्पांस में सराउंडिंग से अवेयर होने के लिए बोलेंगे, तो आंसर क्या होगा? सेल्फ कॉन्शियस। तो ह्यूमन बीइंग एकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस, जो अपने आप से भी जो है क्या है? अवेयर है। वो सराउंडिंग से तो अवेयर है ही, वो अपने आप से भी अवेयर है, और इसको बोला जाता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ह्यूमन बीइंग अकेला ऐसा है जो सेल्फ कॉन्शियसनेस जो है वो शो करता है। और आपके लिए एक सवाल, आप आंसर करेंगे इसका, आप हमें बताएंगे। कोमा में जो पेशेंट जो पड़ा हुआ है, जो रिस्पांस नहीं कर रहा है किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई का, आप हमें बताएंगे कि वो लिविंग है कि वो नॉन लिविंग है। और इसी के साथ इस चैप्टर का जो पहला पार्ट था व्हाट इज लिविंग, उसको हमने कंप्लीट किया। अब लिविंग वर्ड में इसके सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे, इसके अगले पार्ट में, वो है टेक्सोनॉमी पोर्शन।